सुन रहा हूं मैं। स्मॉलेस्ट, अच्छा यूनिट ऑफ अ मैटर, एक मैटर की सबसे छोटी यूनिट उसको एटम बोलते हैं, सही है क्या? पार्टिकल, अच्छा सही है, एग्री कर रहे हो तुम लोग? क्या नाम है बेटा, एक बार वापस नाम बोलते रहो। अथर्व, अथर्व एग्री कर रहे हैं? एटम क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल। सच्चाई ये है कि एटम जो है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन। आसान शब्दों में, एक केमिकल रिएक्शन की सबसे छोटी यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में एग्जिस्ट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। मैंने ऐसा कभी नहीं सिखाया कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। जैसे कि ये पेन लो भाई, ये पेन की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, ये सिखाया, ठीक है? क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम सभी जानते हैं कि एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सर, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं? इससे छोटा कुछ नहीं होता? क्या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से कुछ छोटा होता है? सवाल मैंने पूछा, जवाब आपको देना है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सबसे छोटी यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं इनटू क्वार्क, QUAR के, क्वार्क। ऐसे ही मिसॉन और बोसॉन करके भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए, पर वो एक अलग कहानी है। बट मैं कुल मिला के आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन जैसे डिविजिबल है वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिविजिबल है। मतलब मैटर की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, उससे भी छोटी कुछ है, ठीक? पर चलो ये तो सब थ्योरेटिकल बातें हो गई, मुझे सोच के बताना, और ये बहुत सीरियस सवाल है। ये पेन को, इस पेन के अंदर मैटर में, जिसके लोगों ने कहा इस मैटर में जो है वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो तुम्हें कैसे पता चला भाई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है? एंटमैन बन के देखा है क्या? फिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या एटम के अंदर प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है? वकायदा नहीं कभी सोचा इस बारे में कि क्यों हमें पढ़ाया जाता है कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है? उसके पीछे का फंडा क्या है, उसके पीछे का क्या है? तो मैं आपको एक चीज, सिंपल सी चीज बता देता हूं, और वो कहानी ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं या प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की, तो इनकी डिस्कवरी के लिए काफी रिसर्च हुई, और रिसर्च में सबसे पहले जो रिसर्च चालू करी, शुरुआत करते अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करी वो करी दो साइंटिस्ट ने, एक थे मिस्टर माइकल फराडे, मैं लिखवा दूंगा सब, अभी समझ लो, और दूसरे थे मिस्टर जूलियस प्लकर। ये माइकल फराडे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, और इन्हीं के दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, वो थे मिस्टर जूलियस प्लकर। ये क्या कर रहे थे? ये इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी मतलब वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कैसे होता है, इधर से उधर इलेक्ट्रिसिटी मूव कैसे करती है, ठीक है? तो उसकी स्टडी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ी सी ग्लास की ट्यूब ली, और इस ग्लास ट्यूब में उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड्स।
ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बोले तो मेटल की प्लेट्स लगा दी और उन्होंने करंट पास करके देखा, वोल्टेज सप्लाई करके देखा। टू देयर अटमोस्ट सरप्राइज उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मतलब इधर दो बड़ी बड़ी मेटल की रॉड लगा दी, करंट पास किया, उनको लगा कुछ तो होगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए दो साइंटिस्ट और आए, एक्चुअली तीन। वो थे मिस्टर विलियम क्रुक्स और जे पेरन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा रिसर्च और आगे बढ़ाया। इन्होंने सोचा हम प्रेशर को बदल के देखते हैं, वोल्टेज को बदल के देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ होगा या नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो चीज करी। पहला, उन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया। हाई वोल्टेज बोले तो कितना है भाई, 10,000 वोल्ट। तो जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया, उन्होंने एक चीज नोटिस करी। एक तो पहली चीज, जो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है ना, इसको हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलोगे, एनोड। और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। क्या बोलोगे, कैथोड। तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हमने बोला एनोड, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हमने बोला कैथोड। एंड टू देयर अटमोस्ट सरप्राइज, उन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, 10⁻³ के आसपास अप्रोक्सीमेट। तो जैसे ही उन्होंने इतना वोल्टेज और प्रेशर क्रिएट किया, टू द अटमोस्ट सरप्राइज दे फाउंड आउट कि भैया कुछ रेस थी जो कैथोड से निकली और किधर की तरफ गई, एनोड की तरफ। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट्स में तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई इनने इतना किया और उन्होंने उतना किया, ऐसा कोई फाइन डिवीजन इनमें नहीं है ना। सबने इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, माइकल फराडे और जूलियस प्लकर ने भी उतना ही काम किया जितना विलियम क्रुक्स और जे पेरन ने किया। ठीक है, डोंट थिंक कि भाई इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया ना, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, चलिए, विलियम क्रुक्स और जे पेरन ने ये जो रेस थी, बस इतना देखा कि कुछ रेस थी जो कैथोड से किधर की तरफ मूव करती थी, एनोड। उनको और कोई नॉलेज नहीं था, उनको ये भी समझ में नहीं आया कि रे किससे आई, कैसे आई, क्या था, इसके बारे में उनको कोई पता नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अजीब सी चीज करी। एक्चुअली उन्होंने नहीं करी, उसके जे थॉमसन है ना, इन्होंने क्या किया, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो मिस्टर जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किए। पहली चीज तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये कैथोड रेस थी, ये हमेशा कैसी चल रही थी, स्ट्रेट लाइन में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो रेज है, एक्चुअली इसका नाम उन्होंने ही रखा कैथोड रेस, और उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो कैथोड रेस है ये हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। ओके, फिर उन्होंने एक चीज और नोटिस करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ना। और वो क्या नोटिस करी, ऐसा कुछ तो नहीं है कि ये मुझे इसके बीच में ही लिखना था, है ना, एग्जैक्टली चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर लिख देते अपन। जैसा मैंने कहा, दो चीज थी कि भाई ये कैथोड रेस कैसी चलती थी, स्ट्रेट लाइन में। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने क्या किया, इस कैथोड रे के पाथ के बीच में फैन लगा दिया, पंखा लगा दिया छोटा सा। ठीक, अब जैसे ही उन्होंने पंखा लगाया, उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस करी। उनको लगा लाइट है, लाइट मतलब ये वाली लाइट अगर ये पंखे से टकराएगी तो कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होगा। अरे कोई भी लाइट पंखे से टकराएगी तो विल एनीथिंग हैपन, नथिंग विल हैपन। वो फैन एज इट इज रहना चाहिए। पर तुम्हारे
एक्चुअली उनके सरप्राइज से उनको ये मिला कि ये जो फैन था ये क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। मतलब इससे तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, किस कारण ये फैन रोटेट हो रहा है? तो कैथोड रेज में ऐसा क्या है कि ये फैन रोटेट हो रहा है? एग्जैक्टली कैथोड रेज जो है वो कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होगी, जिस पार्टिकल के टकराने से ये फैन क्या हो रहा है, रोटेट। ऐसा उन्हें लगा, मतलब उन्होंने एक चीज और कंक्लूड करी कि कैथोड रेज दे आर, वो भी उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को और आगे बढ़ाया, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्हें उम्मीद थी कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड रेस अभी तक तो कैसी ट्रैवल कर रही थी, स्ट्रेट। एंड टू देयर अटमोस्ट सरप्राइज उन्हें यह मिला कि भाई ये जो कैथोड रेस थी ये किधर की तरफ बेंट हो गई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अभी तक तो स्ट्रेट चल रही थी, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया ये किधर की तरफ बेंट हो गई, पॉजिटिव। तो इससे क्या प्रूव हुआ? एग्जैक्टली अरे कैथोड रेस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं भाई, वो पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। जे थॉमसन का इतने में भी मन नहीं भरा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैथोड रेस थी, इसको मैं सीटी रे लिख देता हूं शॉर्ट में तुम्हें समझाने के लिए, कि ये जो कैथोड रेस थी इसको उन्होंने हैवी मेटल से बम्बार्ड कराया, हैवी मेटल फॉइल पे। ओके उनको आज तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई कैथोड रे लाइट रे है, पर जैसे ही पंखा लगाया टकराया तो उनको लगा भाई ये किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी है। अब अगर तुम किसी चीज को, मान लो ये पेन को इस टेबल पे फेंकते हो तो क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये टकरा कर या तो वापस आ जाएगी या फिर यहीं रुक जाएगी, सही है। पर उन्होंने कि जैसे ही कैथोड रेस किसी हैवी मेटल से टकरा रही है ना, पीछे से एक दूसरी तरीके की रे निकल रही है। ये रे की कुछ खास बातें थी। इस रे को अगर हम किसी के भी मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करते, कोई भी मटेरियल के ऊपर ये पीछे वाली रे को स्ट्राइक कर रहे थे तो उस मटेरियल के आर पार चले जाती थी, मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी थी, है ना। जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए प्रियांशी का, मैंने प्रियांशी स्ट्राइक करवाया तो ये प्रियांशी के सारे मसल्स, यू नो, स्किन, लिगामेंट्स, ब्लड, सब चीज के आर पार चले जाएगी, सिवाय एक चीज का। बताओ क्या? बोन्स। बोन्स को छोड़कर वो सबके आर पार चले जा रही थी। जहां पे बोन्स आ रही थी वहां पे बस वो आर पार नहीं जा पा रही थी। और ये रे तो हमारी कुछ सुनी सुनी सी है, बताओगे क्या कौन सी रे है? एक्स रेज। और ये वही एक्स रेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर्स के डिटेक्शन के लिए। तो ये एक्सरे कहां से, लैब में ऐसे बनी। एक्चुअली पता तो हमें पहले से थी एक्सरे के बारे में, पर लैब में जो है वो इस तरीके से उसका सिंथेसिस हुआ। ठीक है, तो एनीवेज उन्होंने ये देखा कि भाई ये पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इनको किसी हैवी मेटल फॉइल से टकरा रहा हूं तो एक नई टाइप की रे निकल रही है जो कि है एक्सरे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो अंदर की गैस है उसको चेंज करके देखते हैं। गैस को क्या कर देते हैं, चेंज। उन्होंने शुरुआत में हाइड्रोजन गैस फिल करके रखी, उसकी जगह उन्होंने हीलियम करके रखी, ऑक्सीजन फिल करके देखी, ऑक्सीजन फिल करके देखी, कोई भी गैस उन्होंने फिल करी, कोई भी गैस। उन्हें एक चीज ऑब्जर्व हुई। क्या ऑब्जर्व हुई? कि गैस कोई भी हो, ये जो रेज निकल रही है ना, ये एज इट इज निकलती है।
मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वोल्टेज भी चेंज नहीं हो रहा भाई, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, जो चीज पहले थी वही चीजें अभी भी थी, यहां तक कोई परेशानी। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ और करते हैं, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को चेंज करते हैं। किस तरीके से चेंज करें? एक्सपेरिमेंट्स को चेंज उन्होंने इस तरीके से किया कि उन्होंने गैस चेंज करने पे, अच्छा मैंने बताया कि उनको सेम टाइप ऑफ रेज मिल रही थी, तो उन्होंने एक चीज और करी, उन्होंने बोला अब ये रे के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन ये जो रे के अंदर का पार्टिकल है, क्यों ना इसके बारे में भी पता करा जाए। कैसे पता करेंगे? उन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने बढ़ा के देखा, कम करके देखा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के देखा, कम करके देखा, और इसकी मदद से और कुछ फॉर्मूले के कैलकुलेशंस की मदद से, जो कि फिजिक्स में आप बेहतर तरीके से सीखते हो, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि एक फॉर्मूला होता है E/m=RB²। खैर हमारे किसी काम का नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझा देता हूं। इस गैस के अंदर के जो, या इस रेस के अंदर के जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज बाय मास रेशियो था, वो चार्ज बाय मास रेशियो उन्होंने डिटरमाइन किया, और वो चार्ज बाय मास रेशियो मिस्टर जे थॉमसन को मिला 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इतना चार्ज बाय मास रेशियो मिला इस पार्टिकल का, जो किसके अंदर था? कैथोड रे। एक बार मैं पूरी चीज को यहां तक रिकैप करता हूं, फिर अपन इसके आगे समझेंगे। सब लिखवाने का काम मेरा है, अभी समझते जाओ, प्रवचन की तरह इसको समझते जाओ। जैसा मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करी थी किसने? माइकल फराडे और जूलियस प्लकर, फॉलोड बाय टू मोर साइंटिस्ट। कौन कौन? विलियम क्रुक्स, जे पेरेन। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक बड़ी सी ग्लास ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, लो प्रेशर क्रिएट किया, वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे ये सब किया, क्या हुआ? कुछ रेस निकलती हुई थी, जो कहां से कहां जा रही थी? कैथोड से। ठीक, अब उन्होंने इस रे को पहली चीज तो नाम दिया कैथोड रेस, और इस रे की प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो थे मिस्टर जे थॉमसन। उन्होंने ये बोला कि ये जो रे है, ये रे कैसी ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये बोला कि ये जो रे है, इस रे के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम प्लेस करते हो, तो ये रे या तो उस ऑब्जेक्ट से कोलाइड करती है, या फिर फैन अगर आप रख रहे हो तो वो फैन क्या करता है? मूव। इससे ये प्रूव होता है कि ये रे के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है। ठीक, फिर एक और चीज उन्होंने नोटिस करी, क्या? उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये जो रेस थी, जो अभी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, अब ये किसकी तरफ बेंट हो गई? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। फिर उन्होंने एक अगली चीज नोटिस करी, उन्होंने बोला कि अगर ये रेस जो है, इन रेस को मैं किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक कराता हूं, तो मुझे एक नई टाइप की रे मिलती है जिसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर है, और वो रे कौन सी है? एक्स-रे। अंदर की गैस चेंज करने पर रे की कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी, और चार्ज बाय मास रेशियो जो रे का उन्होंने निकाल के बताया, वो कितना निकाल के बताया? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। सर क्या ये रे का चार्ज बाय मास रेशियो था? ना बेटा, रे के अंदर के किसका था? पार्टिकल्स का। ठीक, कोई परेशानी? चलो, तो यहां तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। बताओ क्या? अरे बताओ। घर में कोई नया सदस्य आता है तो क्या करना पड़ता है? नामकरण। तो इस रे का नाम तो तुमने दिया ही नहीं है, तो इस रे का जो नाम लोगों ने, एक्चुअली मिस्टर जे थॉमसन ने दिया था, उन्होंने इसे नेम किया था एज नेगाट्रॉन। क्या नाम दिया था? नेगाट्रॉन।
वो मूवी होती है ना तुम्हारी, वो ट्रांसफॉर्मर, उसका मेन विलन कौन है, बता सकता है कोई? ट्रांसफॉर्मर्स यार, कम ऑन। हद है यार, ये मतलब यार ये बच्चे इस जनरेशन के, ट्रांसफॉर्मर्स का विलन नहीं पता तुमको? देखी भी है ट्रांसफॉर्मर्स? माय बैड, मैंने किससे पूछ लिया। मेगाट्रॉन हुआ करता था, मेगाट्रॉन। इसने सही बोला था, कार्टून में देखा होगा इसने, सही है। तो मेगाट्रॉन से मिलता जुलता है भाई नेगाट्रॉन। नेगा बोले तो नेगेटिव, ट्रॉन बोले तो स्मॉल पार्टिकल, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड स्मॉल पार्टिकल, और वही तो था। तो जे थॉमसन को अच्छा लगा नाम नेगाट्रॉन, तो उन्होंने नेगाट्रॉन रख दिया। पर एक साइंटिस्ट को ये पसंद नहीं आया। बताओ कौन? वो साइंटिस्ट थे मिस्टर जी स्टोनी। ही डिड नॉट लाइक द नेम नेगाट्रॉन, तो उन्होंने, स्टोनी ने, ही रीनेम्ड इट एज इलेक्ट्रॉन। और आज हम लोग इस पार्टिकल को किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बेचारे जे थॉमसन के साथ तो धोखा कर दिया तुमने, उसका नाम तो तुमने माना ही नहीं, तुमने तो जी स्टोनी का नाम मान लिया। अच्छा, उस बेचारे माइकल फराडे के बारे में सोचो, जिसने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी थी। क्रेडिट तो आज भी तुम किसको देते हो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का? जे थॉमसन को। धोखा। पर क्या कर सकते हैं? तो ये थी पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे की कहानी, हिस्ट्री। अब सुनो मेरी बात, इसमें ना कुछ दो चार चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की। एक तो पहली चीज भाई, रीनेम किसने करा था? जी स्टोनी ने। बहुत रेयर केस में, है ना, मतलब तुम ये मान के चलो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी स्टोनी हु नेम्ड या हु कॉइन्ड द टर्म इलेक्ट्रॉन, तो हु वाज द साइंटिस्ट? जी स्टोनी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि केमिस्ट्री में ऐसा सवाल कभी आएगा। उसका कारण यह है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी कभी बाय चांस फंस जाए तो ये आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे काम की चीज है वो ये कि ये जो एक्सरे वाला पार्ट है ना, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि कैथोड रे से एक्सरे बन सकती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा लिखें, मतलब ऐसे हैफजार्ड वे में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लिखो, हेडिंग डाल लो बस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डायग्राम बना लो। इस डायग्राम में बीच का पंखा मत बनाना और डायरेक्शन भी मत देना, मतलब सिर्फ ऐसी रे बना लेना। और ये ऊपर नीचे के वो भी मत बनाना, इलेक्ट्रोड्स भी। ठीक है, जल्दी बना लो। तो आप कौन से स्कूल से हो? आर्नोल्ड से? रीना हैरिस मैम, मुबारक हो। तो तुम मिस्टर आर्नोल्ड नहीं, वो सेंट आर्नोल्ड से थोड़ी है, सिक्का से हो तो। बन गया डायग्राम? लेबलिंग जरूर करिएगा, डू नॉट फॉरगेट। रेडी? ओके, लिखिए।
माइकल फराडे, स्पेलिंग बुक पे माइकल फराडे एंड जूलियस प्लकर started the experiments. Michael Faraday and Julius Plucker started the experiments. Michael Faraday and Julius started the experiments when they, their study when they began their study on conduction of electricity. Conduction of electricity. Point. And William Crookes and J. Perrin carried out for investigation. William Crookes and J. Perrin carried out investigations. William Crookes and J. Perrin carried out further investigation for stop. Next point. They took a glass tube. They took a glass tube and applied high voltage across it. They took a glass tube and applied high voltage and low pressure, high voltage across it and pressure in resulting in and low resulting in generation of some in generation moved from cathode to anode, resulting in generation of some rays which moved from cathode to anode. J.J. Thomson carried out further investigations. J.J. Thomson carried out further investigations and he observed the following properties Number 1, cathode rays travel in a straight line. Cathode rays travel in a straight
line. In a straight line. Number 2, on application of electric field, on application of electric field, cathode rays bent towards positive charge. On application of electric field, cathode rays bent towards positive charge, suggesting that they themselves are negatively charged. Next point, on placing a fan in the path of cathode rays, on placing a fan in the path of cathode rays, he observed that the fan started moving. He observed that the fan started moving. Suggesting that cathode rays are made up of some small particles, which have some mass. Some small particles which have some mass. Next point, on changing the gas inside the glass tube, the experimental results were same. On changing the gas inside the glass tube, the experimental results were same, suggesting that cathode rays are independent of nature of gas. Cathode rays are independent of nature of gas. Next point, J.J. Thomson
determined the charge by mass ratio. J.J. Thomson determined the charge by mass ratio of cathode ray particles. J.J. Thomson determined the charge by mass ratio of cathode ray particles by varying electric and magnetic fields, which was found to be 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. It was found to be 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. On striking cathode rays on some heavy metal, he observed on striking cathode rays on some heavy metal, he observed that a new type of rays with penetrating power is found, and this ray is called as X-ray, ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. J.J. Thomson named the particle inside cathode rays as negatron. Full stop. Last point. G. Stoney renamed it as electron. ठीक है, तो ये पूरा हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बोलो. ना बेटा, क्रुक्स ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये जो ट्यूब थी, है ना, उसके पहले भी ट्यूब तो क्या इन्होंने क्रुक्स ने क्या किया था, स्पेशली डिजाइन करी थी. लेकिन माइकल फराडे ने क्या किया, अपनी जो नॉर्मल बॉटल्स होती है ना, ग्लास बॉटल्स,
बड़ी बड़ी ऐसी ग्लास बॉटल्स में एक्सपेरिमेंट्स चालू किए, माइकल फराडे और जूलियस प्लकर। एक्चुअली मेन क्रेडिट गोज टू जूलियस प्लकर, लेकिन एनसीईआरटी जो है ना वो आज भी माइकल फराडे लिखती है, तो हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा झक मार के, चाहे वो जेडब्ल्यू हो चाहे वो बोट्स हो, ठीक है, भले ही सही हो या ना हो, बट द मेन क्रेडिट गोज टू जूलियस प्लकर, वाज द मेन पर्सन, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की स्टार्टिंग करी थी। अगेन आई एम सेइंग ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग उन्होंने करी थी भाई। कंडक्शन के बारे में सबसे पहले सोचने वाले तो माइकल फराडे और जूलियस प्लकर ही थे ना। क्रोक्स ने भले ही उसको एक अलग से सेटअप में कर दिया, ठीक है। तो दिस वाज द एंटायर एक्सपेरिमेंट एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई थिंक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत पका लिया मैंने आज के लिए आपको।